हे एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसमें हम आज सिर्फ बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन एक शॉप पे जाता है और वहाँ पर वो पूछता है कि 1 kg एप्पल का प्राइस क्या है। तो उसको जो शॉपकीपर है वो उससे रिप्लाई करता है कि 1 kg ऑफ एप्पल इज़ फॉर 90 रुपीज़। तो वो पर्सन बोलता है ओके, आप 1 kg एप्पल पैक कर दो। तो इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग एक इसको अग्रीमेंट के बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो पर्सन पूछ रहा है कि 1 kg ऑफ एप्पल का प्राइस क्या है, तो इसको हम बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर। उसने बोला 90 रुपीज़ पर kg, तो ये हो गया हमारा ऑफ़र। और उसने उसको बोला कि ठीक है आप पैक कर दो, तो ये हो गया हमारा एक्सेप्टेंस। ऑफ़र है 90 रुपीज़ पर kg एप्पल है, उसने कहा ओके मुझे एप्पल दे दो, तो ये हमारा हो गया अग्रीमेंट, क्योंकि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होता है हमारा अग्रीमेंट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है। तो अब हम लोग इसको एक बहुत ही बेसिक सिंपल चीज़ से समझते हैं। जैसे हमने देखा वहाँ पे ऑफ़र, उसने ऑफ़र किया 90 रुपीज़ पर kg एप्पल है, और पर्सन बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बोल दिया कि ठीक है आप पैक कर दो। तो जहाँ पर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो गए वहाँ पर हो गया हमारा अग्रीमेंट। अब कोई भी अग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स करता है या फिर जिसको लॉ लागू कराता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो एनी अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। यही बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन में लिखी हुई है सेक्शन 2H में। एनी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये हम लोग उस एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सबसे पहले उसका एलिमेंट होता है ऑफ़र, मतलब एक पर्सन को ऑफ़र करना पड़ेगा। तो इसमें उसने क्या ऑफ़र करा, 90 रुपीज़ पर kg वो एप्पल दे रहा है। तो इसमें ऑफ़र क्या है, उसका इंटेंशन है कि मेरे साथ कोई लीगल ऑब्लिगेशन में आए, तो इस लीगल ऑब्लिगेशन को हम ऑफ़र बोलेंगे। यहाँ पर उसने 90 रुपीज़ पर kg पे बोला कि मैं एप्पल सेल करूँगा। पर्सन बी ने बोला ओके मुझे 90 रुपीज़ पर kg पे मैं बाय कर लूँगा एप्पल को। तो यहाँ पे ऑफ़र हो गया, यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गया। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों हो गया, इन दोनों ने मिलकर बना लिया अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब पर्सन ए ने जब पर्सन बी को एप्पल सेल किया, उसके बदले में उसने लिए 90 रुपीज़। तो ये जो 90 रुपीज़ है इसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स कोई भी चीज़ जिसको हम किसी भी एक्स की वैल्यू या फिर किसी भी चीज़ की वैल्यू के अगेंस्ट पे करते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग जो भी हम देते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। अब हम देखते हैं म्यूचुअल असेंट क्या होता है। म्यूचुअल असेंट मीन्स दोनों का माइंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के अग्री करेगा, मतलब सारी टर्म्स पे आके अग्री करेगा, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल असेंट। मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो दोनों के सामने इक्वल और सिमिलर होनी चाहिए। जैसे ही कंडीशन इक्वल और सिमिलर होगी उसको हम बोलेंगे कि दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल असेंट है। मतलब दोनों पार्टीज़ या तीनों पार्टीज़ किसी एक पर्टिकुलर टर्म पर आकर के अग्री कर गए और उसको हम बोलेंगे उन सबका म्यूचुअल असेंट है। फाइन। नाउ हम देखते हैं कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी मतलब किसी भी पर्सन की, किसी भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट की लीगल एबिलिटी। मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे उसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, और वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए, वो मेंटली कैपेबल होना चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हैं, तो हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर आती है लीगैलिटी। लीगैलिटी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसका जो पर्पस है वो लीगल होना चाहिए। मतलब जैसे ए ने बी को कहा कि तुम सी को जब मर्डर कर दोगे या मार दोगे तब मैं तुमको 1 करोड़ रुपीज़ दूंगा। अब इसमें भी ऑफ़र है, इसमें एक्सेप्टेंस है, इसमें कंसिडरेशन है, इसमें तीनों चीज़ें हैं।
बट क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पस है वो ही लीगल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो उसका पर्पस है उसकी लीगैलिटी सर्व होनी चाहिए। बट जब कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही किसी को मारना है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल है? ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है। तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑफर क्या होता है। बहुत ही बेसिक बुकिश डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑफर बेसिकली एक प्रपोजल है। जैसा हमने देखा था, प्रपोजल किसने दिया था? ए ने बी को। एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी, उसका इंटेंशन होगा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना। मतलब वो किस इंटेंशन से देगी कि उसका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए जैसे ही पार्टी भी एक्सेप्ट करे। ए ने बी को बोला मैं 90 रुपीज़ पर केजी एप्पल सेल कर रहा हूँ। बी ने अगर उसको एक्सेप्ट किया तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। बट अगर बी ने इसको रिजेक्ट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, अग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। तो यही चीज़ सारी डेफिनेशन में लिखी हुई है कि जैसे ही ए ने बी को बोला कि तुम 90 रुपीज़ का एप्पल खरीदो मुझसे, और बी ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इन दोनों का लीगल ऑब्लिगेशन बन गया। इसी को हम बोलते हैं ऑफर। फिर हम देखते हैं इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला इंटेंशन। तो इसका बेसिक इंटेंशन ही ये था कि लीगल ऑब्लिगेशन बने। तो इंटेंशन तो इसका था ना भाई कि तुम मेरे से 1 केजी एप्पल खरीदो। तो बेसिक इसका फर्स्ट कैरेक्टर हो गया इंटेंशन होना चाहिए, डेफिनेटनेस होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं तुम टर्म्स कुछ और बोल रहे हो और एक्चुअल में कुछ और है। जो भी टर्म्स हैं वो क्लियर और वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए, जिससे वो जो भी एक्सेप्टर है या जो भी ऑफर है वो उसको एक्सेप्ट करे, और उस कंडीशन में एक्सेप्ट करे जब उसके सामने सारी की सारी टर्म्स क्लियर हो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की। फिर आ जाओ कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब तक ऑफर को कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसका एक और की कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफर ही तक, और ऑफर जो कम्युनिकेटेड नहीं है उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है जिसमें एक पर्सन बोल रहा है आई ऑफर टू सेल यू माई बाइसिकल फॉर $150। ओके, तो इसमें बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? इसमें हमारा इंटेंशन है, बिल्कुल है, कि हाँ हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं $150 में अपनी बाइसिकल। डेफिनेटनेस है, बिल्कुल है, हम तुम्हें अपनी पूरी बाइसिकल बेच रहे हैं और $150 में बेच रहे हैं, तो इसमें तो कोई डिस्क्रिपेंसी है ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन है, ऑफकोर्स है, वो उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। तो क्या ये ऑफर वैलिड ऑफर है? यस, ये ऑफर है, ये वैलिड ऑफर है। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस। अब फिर से हम बेसिक उस पर आ जाते हैं जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा। ए ने बी को सेल किया 90 रुपीज़ पर केजी पे एप्पल। जब बी ने उसको एक्सेप्ट करा तभी तो वो एप्पल जाके एप्पल बना, तभी तो वो ऑफर जाके ऑफर बना, राइट? तो यही हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन में। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस एक अनकंडीशनल अग्रीमेंट है ऑफर की टर्म्स पे। मतलब ऑफर में जो भी टर्म्स दिए हैं उसको हम अग्री करेंगे, और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ए ने बी को ऑफर किया, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ए की जितनी भी टर्म्स थी उस पर बी अग्री कर गया और ये बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब जैसा जो भी पॉइंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जो भी पॉइंट्स उस ऑफर में दिए हुए हैं उनका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मतलब जो भी कंडीशंस, जो भी टर्म्स एक ऑफरर ने प्रोवाइड किए हैं उस ऑफरी को या फिर उस एक्सेप्टर को, उसको वो टर्म्स को एग्जैक्टली उसी वे में एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा कि उस ऑफरर ने उसको प्रपोज किए हैं। फिर आते हैं हम कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक थर्ड पार्टी को पता कैसे चलेगा, पार्टी को पता कैसे चलेगा कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करो या नहीं करो। तो जो भी एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेटेड तो होना चाहिए। फिर हमारा इंटेंशन, एक्सेप्टिंग पार्टी का इंटेंशन तो होना चाहिए कि वो उससे बाउंड कर रही है, सेम उसी वे में जैसे हम लोगों ने ऑफर पढ़ा, सेम वही सब चीज़ें हैं एक्सेप्टेंस के लिए। बट एक कंडीशन है कि इसमें जो एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब दोनों का टर्म्स एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और उस ऑफर में वो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज एक्सचेंज्ड। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक्सचेंज हो रही है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अब वो क्या हो सकता है? वो प्रॉमिस हो सकता है, वो एक्ट हो सकता है, वो फोरबियरेंस हो सकता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट को सपोर्ट करती है। हमारे केस में क्या है? एप्पल के एक्सचेंज में वो क्या ले रहा है? 90 रुपीज़।
तो एक पार्टी के पास 90 रुपीज़ है, एक पार्टी के पास एप्पल है, तो दोनों के पास एक्सचेंज में कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ना। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। अब हम देखते हैं इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए और उसका लीगल वैल्यू होना चाहिए, और वो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करे कि उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, कुछ ना कुछ उसकी वर्थ है। फिर हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज क्या होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज मीन्स दोनों पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कंसिडरेशन के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करता है या फिर एक टाइप राइटर की जॉब करता है, उसको मिलते हैं 95 रुपीज़ पर डे, और एक पर्सन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करता है उसको मिलते हैं 95 रुपीज़ पर डे, बट वो काम कर रहा है 2000 का जो एक्चुअली पार्टी को इतना बेनिफिट कर रहा है, और ये काम कर रहा है 1500 का जो एक्चुअली पार्टी को इतना बेनिफिट कर रहा है। बट जो वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं है कंसिडरेशन इक्वल हो। वो बेनिफिट तो 2000 का कर रहा है बट उसको मिल के तरह 95 रुपीज़। तो ये ऐसा कहीं नेसेसरी नहीं है कि जो भी इसका कंसिडरेशन अमाउंट है वो दोनों का इक्वल हो। अब अगेन जो लीगैलिटी है वो लॉफुल होनी चाहिए और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मतलब कंसिडरेशन के नाम पे ये नहीं है कि अगर आप ए पर्सन को बोल दो कि मैं तुम्हें 90,000 रुपीज़ दे रहा हूँ और तुम उसके बदले में पर्सन बी को मार दो, तो क्या ये लीगल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। अब हम देखते हैं म्यूचुअल असेंट क्या होता है। तो म्यूचुअल असेंट बेसिकली एक असेंट होता है जिसमें सारी की सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में सेम टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। मतलब उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम होंगी, किसी भी केस में सेम होगी, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट पर वो दोनों आके रीच करेंगे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी अग्रीमेंट है, जो भी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उन दोनों पे दोनों पार्टी इक्वली सेम पॉइंट पे अग्री करेंगी। इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा अग्रीमेंट ऑन टर्म्स। मतलब जो भी टर्म्स हैं उन पर अग्रीमेंट होगा दोनों पार्टीज़ का, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर एक बाइंडिंग अग्रीमेंट बनेगा, उसका एक इंटेंशन होना चाहिए। सबसे पहला हमारा अग्रीमेंट ऑन टर्म्स होना चाहिए, दूसरा हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ भाई हम चाहते हैं इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, इस अग्रीमेंट में एंटर होना। थर्ड है हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी क्लियर होंगी और अनएम्बिगुअस होंगी। क्लियर मतलब कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी जिससे आगे चल के किसी भी पार्टी को किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम आए। फिर हम देखते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब किसी भी पर्सन की लीगल एबिलिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। तो एक पार्टी उसकी मेंटल और लीगल एबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की और उस टर्म्स पे अग्री करने की और उसके इम्पैक्ट को अपने ऊपर समझने की जो एबिलिटी है, उसके बेसिस पे हम उसकी कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 बेसिक की कैपेसिटीज़ दी हुई हैं। सबसे पहला उसका मेंटल कॉम्पिटेंस होना चाहिए। मेंटल कॉम्पिटेंस मीन्स उसकी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझने की। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंटल कॉम्पिटेंस हो गया। सेकेंड है हमारा लीगल एज। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर उसका दिमाग उस चीज़ को, उसके नेचर को और उसके कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए कैपेबल है, तो वो पर्सन की कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। बट फिर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक लीगल एज दी हुई है, तो वो लीगल एज उस बंदे की होनी चाहिए जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, एंड वो लीगल एज है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट्स के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स। मिनिमम 18 ईयर्स का इंसान ही एक लीगल और लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम आते हैं लीगैलिटी ऑफ द स्टेटस। अब लीगैलिटी ऑफ द स्टेटस मतलब वो बैंकरप्ट नहीं है, वो इनकैपेसिटेड नहीं है, या फिर वो मेंटली उसको कोई इशू नहीं है, या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं है। कोई भी इंसान उस केस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जब वो मेंटली कॉम्पिटेंट हो। मेंटली कॉम्पिटेंट एज इन वो अगर वो मैड है या फिर वो ल्यूनेटिक है या फिर वो मेंटली इनकैपेबल है, तो वो सिर्फ उस ड्यूरेशन में होगा जिस टाइम वो इनकैपेबल नहीं है। मतलब कोई एक पर्सन है ए, वो उसको पीरियोडिक मेंटल अटैक्स आते हैं, तो उस ड्यूरेशन में जिस टाइम उसको मेंटल अटैक नहीं आ रहे हो और वो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन और उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंस को इजीली समझने में कैपेबल है, उस टाइम अगर वो अग्रीमेंट करता है तो वो जो अग्रीमेंट है वो वैलिड अग्रीमेंट होगा। तो हमारा हो गया मेंटल कॉम्पिटेंस, लीगल एज एंड लीगैलिटी ऑफ द स्टेटस। अब हम बाकी का जो भी है अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ें हम लोग लेके चले थे एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास वो सब हमने कवर कर दिया है। हम लोगों ने अब तक देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने देखा अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है और
कंसिडरेशन क्या होता है। तो आई होप यू ऑल लाइक द क्लास। बाकी आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।